प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से बातचीत करेंगे। रूस ने अपनी सेना में कार्यरत भारतीय नागरिकों की शीघ्र स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की भारत की मांग पर सहमति जताई। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी। वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के बैंकों से पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसे वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत अधिक ऋण देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए 50,000 युवाओं की भर्ती का निर्णय लिया। और भारत ने तीसरे तथा अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए हैं। श्री मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय ने उनका हार्दिक स्वागत किया। वे रूस की 2 दिन की यात्रा के बाद मॉस्को से ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। श्री मोदी ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। श्री मोदी का ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन से मुलाकात करने और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री और चांसलर नेमर भारत और ऑस्ट्रिया के कारोबारियों को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी वियना में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। कल रात श्री मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने हार्दिक स्वागत के लिए चांसलर नेमर का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि वे आज होने वाली बातचीत में हिस्सा लेने को उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि रूसी सेना में सहायक कर्मियों के रूप में कार्यरत भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और उन्हें स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की मांग पर रूस सहमत हो गया है। श्री क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन भारतीय नागरिकों को जल्द छोड़े जाने का मुद्दा मजबूती से उठाया है जिन्हें गुमराह करके रूसी सेना की सेवा में शामिल किया गया था। बताया जाता है कि श्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके विश्राम गृह में रात्रि भोज के अवसर पर अनौपचारिक बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठाया। विदेश सचिव ने कहा है कि दोनों पक्ष अब इस दिशा में तेजी से काम करेंगे। श्री क्वात्रा ने बताया कि भारत के अनुसार भारतीय रूसी सेना में कार्यरत लगभग 35 से 50 भारतीयों में से 10 को पहले ही वापस भेजा जा चुका है। Prime Minister strongly raised the issue of early discharge of Indian nationals who have been misled into the service of the Russian army. This was taken up strongly by the Prime Minister, and the Russian side promised early discharge of all Indian nationals from the service of the Russian army. 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में रायगंज, राणाघाट, बागदा और मानिकतला, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर और नालागढ़ तथा उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर में मतदान जारी है। बिहार में रुपौली, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा, तमिलनाडु में विक्रमंडी और पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इस सीट पर कुल 15 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत, भाजपा की शीतल अंगुराल और कांग्रेस पार्टी की सुरेंद्र कौर के बीच है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 315 मतदान केंद्रों पर मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 181 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 जगह आज जो हिमाचल में बाई इलेक्शन है वो है देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। इसमें कुल 315 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेज का सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है हमारे पास और प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे सफिशिएंट सिक्योरिटी फोर्सेज लगाई गई हैं। पोलिंग के लिए जो सभी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ट्रेनिंग भी पूरी सभी एम्प्लॉयज को दी गई है, पोलिंग स्टाफ।
वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के बैंकों से पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और जन समर्थ पोर्टल जैसी वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत अधिक ऋण प्रदान करने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य कुशल कारीगरों और रेहड़ी पटरी वालों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी ने निर्धन कामगारों के लिए रोजगारोन्मुखी योजनाओं की प्रगति पर कल निजी क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। श्री जोशी ने जन समर्थ पोर्टल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस सरकार की ऋण योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के साथ ही बैंकों को अधिक ग्राहक आकर्षित करने में सहायक है। संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग अगले 100 दिन में 5000 डाक चौपालों का आयोजन करेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना की समीक्षा की और सेवा वितरण में परिवर्तन तथा कार्यक्षमता में सुधार के विभिन्न उपायों पर विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल के अंतर्गत डाक चौपाल ग्रामीणों और सरकारी पदाधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र के रूप में काम करेगी, जिससे दूरी तथा पहुंच संबंधी बाधाएं कम होंगी। कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण और संसाधन के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश के उचित निपटान और उसके पुनः उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि फ्लाई ऐश निपटान के लिए 13 ताप विद्युत संयंत्रों को 19 खदानें आवंटित की गई हैं। इसके लिए केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान के सहयोग से खान आवंटन प्रक्रिया का केंद्रीकृत पोर्टल बन रहा है। इससे सुव्यवस्थित परिचालन के साथ पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 2023-24 में पहली बार 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि वर्ष 2013-14 में खादी उत्पादों की बिक्री लगभग 31,000 करोड़ रुपए थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग ने उत्पादन, बिक्री और रोजगार सृजन में कीर्तिमान स्थापित किया है। श्री कुमार ने कहा कि खादी युवाओं के लिए फैशन का नया प्रतीक बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ब्रांड शक्ति से लोगों का खादी उत्पादों पर भरोसा बढ़ा है। श्री कुमार ने बताया कि 2013-14 में संचयी रोजगार 1 करोड़ 30 लाख था, जो 2023-24 में 1 करोड़ 87 लाख तक पहुंच गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 50,000 युवाओं की भर्ती का निर्णय लिया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इन युवाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए योजना दूत के रूप में नामित किया जाएगा। योजना दूत जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने में सहायता उपलब्ध कराएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें जन कल्याण के आधार पर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समग्र कार्यनीति के बारे में तकनीकी परामर्श प्रदान करेंगे। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण संबंधी बिक्री 50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लागू किए जाने के 3 वर्ष के अंदर ही 3,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इसके अतिरिक्त लगभग 10,500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ और 17,800 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार दिए गए। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग ने बताया कि कल तक ऐसी स्थिति उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा शनिवार तक असम, मेघालय, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बनी रहेगी। गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और केरल में भी अगले 4 दिनों तक ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, उत्तरी और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा और पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। दूसरी
दूसरी ओर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, लक्षद्वीप, दिल्ली और राजस्थान में भी अगले 4 दिनों के बीच बिजली गरजने और तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आदर्श कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच देश भर में भारी बारिश के बीच कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें असम, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाके शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों का दौरा करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पीलीभीत, टनकपुर और पीलीभीत मैलानी रूट पर आज लगातार तीसरे दिन भी ट्रेनों का आवागमन बहाल नहीं हो सका है। शहर में जल भराव के कारण आज भी स्कूल बंद रखे गए हैं। पीलीभीत से दूसरे जिलों की ओर जाने वाली कई सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और यातायात बुरी तरह प्रभावित है। 5 ग्रामीणों को कल वायुसेना की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा और पानी से भरे इलाकों में तमाम लोगों ने छतों पर शरण ले रखी है। जिले में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में गंगा, कुआनो, घाघरा, राप्ती और शारदा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से संत कबीर नगर, देवरिया, बाराबंकी, अयोध्या, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर जैसे अन्य जिलों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में 24 घंटे बचाव और राहत अभियान चला रही है। पहली बार राहत और बचाव कार्य के लिए संपूर्ण नेपाल सीमा पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी फ्लड बटालियन की 3 स्तरीय तैनाती की गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। बांगरमऊ के पास एक डबल डेकर बस दूध के टैंकर से टकरा गई। ये बस बिहार के सीवान जिले से दिल्ली आ रही थी। टक्कर के बाद बस के 2 टुकड़े हो जाने से कई लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 2020 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज शाम हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान में खेला जाएगा। ये मैच शाम 4:30 पर शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 के जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने 2020 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 मैचों में 15 विकेट हासिल किए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित किया गया था। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को जून महीने के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। उन्होंने इंग्लैंड की माइया बाउचर और श्रीलंका की विश्मी गुणारत्ने को पछाड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें ये खिताब दिया गया है। साथ ही भारत ने तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर अफ्रीकी टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद निखिल। युद्ध के मैदान से समाधान संभव नहीं और शांति बहाली के लिए हर सहयोग को तैयार भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द आज अधिकतर अखबारों की पहली सुर्खी।